अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला है डंडा और डॉलर। जो आपने सुना है कि आर्मी चीफ साहब ने जो कहा है उसके बाद से डॉलर बड़ा तेज़ी के साथ ऊपर गया हुआ था और फिर बड़ा तेज़ी के साथ ही नीचे आया। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या लगता है आगे? पहला पॉइंट हमारा होगा डंडा और डॉलर के हवाले से। सेकंड पॉइंट है जो 14 सितंबर को इसी वीक के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या लगता है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सेकंड पॉइंट होगा हमारा अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, जो इंटरेस्ट रेट क्या हाइक होती है नहीं होती उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि बैंकिंग सेक्टर क्यों चल रहा है। मार्केट एक तरफ है साइडवेज में जाती है, बल्कि अक्सर और बेशतर तो स्टॉक वो अपने कोविड वाले लेवल से भी नीचे हैं, अक्सरियत मार्केट नीचे है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर क्यों ऊपर जा रहा है, कुछ पॉइंट उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या है और इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो जो दोस्त समझना चाहते हैं मार्केट के हवाले से पहले 3 पॉइंट वो पूरी वीडियो देख लेंगे, और जो सिर्फ मार्केट के हवाले से जानना चाहते हैं वो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट देख लें। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट के डंडा और डॉलर। आप तमाम दोस्तों को पता है कि आर्मी चीफ साहब ने अभी रिसेंटली जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ मुलाकात की, और लाहौर चैम्बर और यहाँ पर कराची के अंदर भी आकर मुलाकातें हुई हैं, जिस पे उन्होंने कहा है कि जी 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो लेकर आएंगे अगले 3 सालों के अंदर। और इंशाल्लाह हर तरफ जो है ना वो खुशहाली और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर बसर होगी हमारे पाकिस्तानियों की। तो क्या ये फिजिबल है, नहीं है, और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया है, जो क्रैकडाउन हुआ है मार्केट में, और डॉलर बहुत तेज़ी के साथ जो 340 में भी नहीं मिल रहा था, अब जो है वो करंटली 305, 303, 307 के अराउंड में ओपन मार्केट में मिल रहा है। तो इससे पहले समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली जो डॉलर है ना वो 3 तरह की मार्केट है हमारे यहाँ। एक है जो इंटर बैंक का रेट होता है, दूसरा है जो ओपन मार्केट का रेट होता है, और तीसरा है जो ग्रे मार्केट है जिसको आप समझे ब्लैक मार्केट है। और जो न इंटर बैंक का रेट है न ओपन मार्केट का रेट है, वो जो सट्टेबाजी वाला जो बाज़ार होता है ना वो वाला रेट है, जो इस अजम्पशन के साथ कि डॉलर और ऊपर जाएगा और रेट हमें मिलता है और हमें समझ में आता है जी 340 में भी डॉलर नहीं मिल रहा है और 340 का रेट है, 335 का रेट है, 342 का रेट है। ये एक अलग तरह की मार्केट है। तो मेनली जो इंटर बैंक का जो रेट था वो तो तकरीबन 308 तक गया और फिर रिवर्स होकर गालिबन 302 303 के अराउंड में क्लोज हुआ। जो ओपन मार्केट का रेट है वो भी अभी 307 के अराउंड में चल रहा है, 305 307 के अराउंड में ओपन मार्केट का रेट है। जो मेनली जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है ना वो आया है ग्रे मार्केट के अंदर, जो ब्लैक मार्केट जिसे आप कहते हो, जो जहां पर 340 का रेट बगैर डॉक्यूमेंट्स के अगर आप लेना चाहते थे तो वो 340 का रेट मिलता था। चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक लिमिटेशन है कि एक बंदा कितने डॉलर एक साल के अंदर ले सकता है, CNIC के ऊपर $900 की लिमिट है, और इसी तरह पासपोर्ट के ऊपर कुछ लिमिट है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी आइडनरी दिखाएं, अपना वीज़ा दिखाएं, अपना टिकट शो करिए, और फिर जाकर आपको जो है वो डॉलर मिलता था ओपन मार्केट से। तो ये 3 तरह की मार्केट है। तो जो मेनली जो इम्पैक्ट आया है वो आया है ग्रे मार्केट और जो ब्लैक मार्केट चल रही थी, जो होल्डिंग हो रही थी डॉलर्स की और जो सट्टेबाजी हो रही थी रिजम्पशन के साथ के डॉलर ऊपर जाएगा, वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया और तकरीबन 340 से गिरकर अब वो मार्केट में आपको मिल जाता है 307 प्लस माइनस के करीब के रेट के ऊपर। ये तो एक हो गई ओवरऑल मार्केट, डॉलर की मार्केट, किस तरह आप डॉलर ले सकते हो या ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो अब इसका जो इम्पैक्ट आया है वो इस मीटिंग के बाद आया है, और जो असल जो मुख्तदर हल्के होते हैं वो ज़ाहिर है आपको पता है कौन होता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये इस मीटिंग के बाद जो है ना वो पिछले जो वीक हुई थी उसके बाद हमने देखा तेज़ी के साथ डॉलर नीचे आया है। ये तो बहुत अच्छा एक काम हुआ है, बट क्या ये सस्टेन होता है? आई डाउट।
मुश्किल है लगता है। लेट्स सी आगे किस तरह की मार्केट चलती है, चूँकि ये भले आपने ग्रे मार्केट को और ब्लैक मार्केट के अंदर करेक्ट डाउन हुआ और रेट नीचे आ गया, बट आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अभी हमारे डॉलर के मुकाबले में जो पाकिस्तानी रुपी है ना, वो जो डेप्रिशिएट होता है वो क्यों होता है। वो बेसिकली उसकी रीज़न तो ज़रूर ये है कि वो इकोनॉमिकल एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम नीचे आ रहा है कि हमारा एक साल के अंदर हमने $22 बिलियन हमने देने हैं। 22 बिलियन जब डॉलर आपने देने हैं और आपके रिजर्व में 6-7-8 बिलियन डॉलर की मैक्सिमम जो है ना वो कैपेसिटी है, और आगे लग नहीं रहा कि कहाँ से डॉलर आएंगे, तो फिर कहा गया कि जी हम यूएई से और सऊदी अरब से, यूएई से, कुवैत से और डिफरेंट जो है ना वो कंट्री से हम ले लेंगे। यहाँ पर अभी $1 बिलियन के लाले पड़े हुए हैं और आईएमएफ की मिन्नतें करनी पड़ रही है, तो ये कहते हैं कि जी हम आईएमएफ को छोड़कर और अपने जो अरब दोस्त हैं ना उनसे ले लेंगे। यहाँ पर तो फ्री में पानी भी नहीं मिलता जी, और आपको फ्री में जो है ना वो $100 बिलियन मिल जाएंगे। आप बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, अच्छे वादे वईद हैं, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए तो एक क्रैकडाउन बहुत अच्छा असर पड़ता है, लेकिन हमें जो पॉलिसी बनानी होगी ना वो मिड टू लॉन्ग टर्म की बनानी होगी, जो फिलहाल अभी नज़र नहीं आती। चूँकि इसका ताल्लुक बेसिकली आपका पॉलिटिकल जो सर्टेनिटी अगर आपके मुल्क में होगी तो जब जाकर इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है तो फिर बाज़ाहिर मुश्किल लगता है। मुमकिन है कि डॉलर इसी के आसपास कुछ जाकर जो है ना वो कहीं जाकर सेटल डाउन हो जाए और कुछ टाइम अपना गुजारे, और चार्ट भी अभी इसी तरह के बताते हैं कि जी कुछ जो है ना वो चूँकि पीछे मेनली जो डॉलर का जो एक साइडवेज का एक जो चार्ट बना हुआ था पीकेआर के मुकाबले में, उसको क्रॉस करके अब डॉलर ऊपर गया है, तो बाज़ाहिर अभी मुश्किल लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ गिरे। जो अभी हमें सुनने में आ रहा है कि जी $250 का डॉलर हो जाएगा, तो भाई अभी तो आपको याद है ना कि पहले कहा जाता था कि भाई 2 टके का आदमी है, तो टका बेसिकली बांग्लादेश की जो करेंसी है उसको तो टका बोलते हैं। तो 2 टके का आदमी वो उस वक्त होता था कि जबकि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में जो है ना वो टका सस्ता होता था, तो वो इस तरीके से तहकीर किसी की जाती थी कि 2 टके का आदमी है। अभी तो जो बांग्लादेशी जो टका है ना वो भी पाकिस्तान से तकरीबन 2.1 बांग्लादेशी टका का पाकिस्तानी ₹2.80 मिल जाते हैं। तो अभी तो टका भी महंगा हो गया। अब आपको ये कहना चाहिए कि ₹2 का आदमी है, 2 टका खैर अभी हमसे भी महंगा हो चुका है। श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है वो वहाँ का श्रीलंकन का ₹1 पाकिस्तानी तकरीबन 0.95 पैसा, 95 पैसे का है। ऑलमोस्ट अगर आप 5 पैसे का लीनियंसी रखो तो तकरीबन बराबर आ चुके हैं, जबकि वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं अनाउंस अभी तक नहीं हुआ। अफगानिस्तानी रुपया जो है ना वो हमसे ज़्यादा तगड़ा है जी, ₹3.87 का जो है ना वो अफगानिस्तानी ₹1 है। तो ये कहना कि जी और अगर आप देखो श्रीलंका जो अभी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि वो ₹1 श्रीलंका का पाकिस्तान के 95 पैसे हैं, वहाँ का रेट अभी डॉलर का ₹322.70 के अराउंड में है। तो मुझे लगता है कि अराउंड में 300 प्लस माइनस के करीब हो सकता है, कुछ स्टे कर ले, डंडा चले तो, बट अल्टीमेटली मसला इससे हल होने लगा नहीं है। और कौन आपको आकर जो है ना वो $100 बिलियन अभी जो है ना वो आपकी प्लेट में रख रहा है, देखा जाएगा। इतना आसान ये है नहीं, ये मसला इकोनॉमिकल मसला है। ये अगर ऐसा होता तो फिर तो इंटरबैंक को 250 होना चाहिए था ना, ऐसा हुआ नहीं है। एनीवेज, तो ये थी मेरी एक कुछ आप पॉइंट्स ले सकते हो कि हम आगे किस तरह डॉलर को देख सकते हैं। ये हम पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से डॉलर के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर ये डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से क्या लगता है। अभी आपको पता है कि अभी जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है ना पाकिस्तान की, वो होने लगी है जी। कब होने लगी है? वो होने लगी है 14 सितंबर थर्सडे जुमेरात के दिन 14 सितंबर को अब जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी होगी। क्या लगता है? बेसिकली अभी जो लास्ट जो टी बिल्स हुए हैं ना, तो अगर आप उसको देखोगे ना तो टी बिल्स आपको दिखेगा कि
लास्ट ईयर बिल के अंदर तकरीबन 24.5 से लेकर 25% तक का जो है ना कट ऑफ यील्ड आई है। और अगर आप देखो तो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने की जो टेन्योर के जो टी बिल्स हुए हैं उसमें 119 रुपये, 119 और 132 और 144 बेसिस पॉइंट जो है ना वो बढ़े हैं। ऑल टुगेदर देखो तो 24.5 से लेकर और 25 तक के जो है ना वो टी बिल्स की जो है ना वो रेट आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आपको पता होगा, जो लोग इकोनॉमी समझते हो, कि जो OMO के ज़रिए से जो डिफरेंट बैंक्स हैं जो बोरो करते हैं स्टेट बैंक से, और फिर वो अपना बीच का जो 1% या जो 100 बेसिस पॉइंट या 0.50 बेसिस पॉइंट जो है वो अपना प्रॉफिट रखते हैं और फिर लैंडिंग करते हैं। वो इसका जो स्प्रेड होता है ना उससे वो कमर्शियल बैंक कमाते हैं। अभी जो करंट मार्केट का जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ना पाकिस्तान का, वो है 22%। अगर टी बिल्स के अंदर 24.5 और 25 जो है ना वो परसेंट की कट ऑफ यील्ड आती है टी बिल्स के अंदर, तो समवेयर हो सकता है कि 23 या 24 जो है ना वो परसेंट तक हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट लगता है कि हो, यानी तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट से लेकर 200 बेसिस पॉइंट तक का इन बिटवीन का कुछ लगता है। चाहे 100 बेसिस पॉइंट हो, चाहे 150 हो, चाहे 200 बेसिस पॉइंट हो, लगता ये है कि शायद अगर स्टेट बैंक ने बढ़ाना हो तो वो 100 बेसिस पॉइंट से लेकर 200 बेसिस पॉइंट के इन बिटवीन बढ़ाएगा। मे बी अगर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ तो 300 बेसिस पॉइंट भी बढ़ जाए, बट लाइकली ये लगता है मुझे कि 100 से लेकर 200 के इन बिटवीन का कोई बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हमें लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22% अगर अभी है तो 23 या 24% तक हम जा सकते हैं इन केस ऑफ इंक्रीमेंट फ्रॉम बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है, बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है कि इसका इम्पैक्ट जो है ना वो, ये जो थर्ड पॉइंट अब मैं इसी के साथ जोड़ लेता हूं अपने सेकंड पॉइंट के साथ ही, कि बैंकिंग सेक्टर बुलिश क्यों है। आपको पता है कि अभी अगर आप देखो ना, जो IDR है यानी इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो जो है वो अभी कलेक्टिवली जून क्लोजिंग 2023 का 82% तक आया हुआ है। अगर आप इंडिविजुअल बैंक्स को देखो तो बहुत ज़्यादा, अगर आप ये देखो BAFL बैंक अल्फला जो है ना उसका जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो आया ना वो तकरीबन 96% तक आया है। मिज़ान बैंक का 91% तक आया है। अच्छा, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं कि मैं खुद ना जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसके अंदर ना कोई बाय सेल कॉल देता हूं, ना खुद मैं ट्रेड करता हूं, बट चूंकि ये एक बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज ये सेक्टर है और इसका डायरेक्टली लिंक है हमारे स्टॉक मार्केट और इंडेक्स के हवाले से, तो मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं कि मेनली आपको पता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये जो बैंक्स है ना इनको बड़ा फ़ायदा होना है। बैंक्स को फ़ायदा क्यों होना है कि बेसिकली ये अब लोगों के पास एवेन्यूज़ नहीं है। अगर मार्केट नहीं चल रही, हमारे स्टॉक एक्सचेंज नहीं चल रही, और आपने देखा कि जो कोविड के लेवल से भी नीचे स्टॉक चले गए हैं। हालांकि जब 16% के ऊपर इंटरेस्ट रेट था ना पहले, 14, 15, 16% के ऊपर, उस वक्त आपको पता है हमारे मार्केट का इंडेक्स का लेवल क्या था? वो तकरीबन कोई 45-46 हज़ार के अराउंड में उस वक्त ट्रेड कर रही थी। अभी इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर है और KC 100 इंडेक्स कहाँ पर है जी? KC 100 अराउंड 46,000 के अराउंड में है और अभी रिसेंटली इसने 49,000 का हाई टच किया है। रिसेंटली लास्ट 2 वीक्स अर्लियर, 2-3 हफ्ते पहले जो है वो 49,000 के अराउंड में थी और इंटरेस्ट रेट हमारा 22% के ऊपर है। जब 16% के ऊपर इंटरेस्ट रेट था उस वक्त मार्केट 42,000-41,000 के अराउंड में थी, और जब 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट है तो मार्केट इंडेक्स जो है ना वो ऊपर है, स्टॉक नीचे इंडेक्स ऊपर है। तो वो क्यों है? बेसिकली इससे चूंकि कमर्शियल बैंक्स को बहुत ज़्यादा फायदा है और ये अब क्या कर रहे हैं कि सारी मार्केट अब
अभी अगर क्रैश हो रही है तो मेनली जो बैंक्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को लोन नहीं दे रहे, क्योंकि बैंक के पास अगर पैसा आता है, लोग जो है ना वो और एवेन्यूज नहीं मिल रहे, तो वो क्या करते हैं, वो बैंक्स के अंदर बोलते हैं भाई पता नहीं हमें जो है ना वो प्रॉपर्टी के अंदर नहीं पैसा हम कमा पा रहे, और हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे नहीं कमा पा रहे, तो चलो कम से कम इंटरेस्ट रेट 22% है, और अगर हम टीडीआर करते हैं यानी टर्म डिपॉजिट के लिए हम डिपॉजिट कर देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट यानी सूद खाते हैं, तो वो हमें जो है ना वो 20%, 22%, 15%, 16%, 17% अराउंड कितने मेच्योरिटी के लिए आपने टर्म डिपॉजिट कराया है उतना हमें बैठे बैठे मिल जाएगा। अब इन्फ्लेशन के जो अभी फिगर आए हैं वो आए हैं तकरीबन 27% अगस्त के। ये जो अगस्त से पहले जो मंथ था उसके अंदर हमारे पास 28% थे, और लास्ट जो मंथ आया है हमारा अगस्त का उसके अंदर 27% इन्फ्लेशन का रेट है। ऑल्दो बैंक के अंदर रखने के अंदर भी अगर आपको लेट सपोज 22% का भी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन उसको खा जाती है, तो ऑल टुगेदर आप 5-6% लॉस के अंदर ही हो, तो आपका पैसा कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। आपको दिख तो रहा है कि लाख रुपए रखाए थे और 1,20,000 रुपए हो गए, 1,15,000 रुपए हो गए, 1,22,000 हो गए, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन उसको हिट करती है तो ऑल टुगेदर आप लॉस के अंदर ही होते हो। लेकिन सेफ हेवन लोगों ने क्या ढूंढा हुआ है कि चलो यार बैंक के अंदर या तो डॉलर ले लो तो डॉलर बढ़ जाता है, गोल्ड ले लो, या लोग बोलते हैं अभी जो है ना वो बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट रख दो भाई, वहीं से कुछ 15-20% आता रहेगा तो हमारा दल दलिया चलता रहेगा, जो लोग इंटरेस्ट बेस के ऊपर काम करते हैं। अब जब बैंक के पास ये पैसा आता है तो बैंक क्या करता है, बैंक जाहिर है वो मेजोरिटी जो है ना वो बैंक क्या करता है, अगर इकोनॉमी तेज चल रही हो तो लोग उससे लोन लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज लोन लेती हैं अपनी एक्सपेंशंस के लिए, तो वो क्या करता है, वो या तो प्राइवेटली लोगों को लोन देता है, बिजनेस एंटिटीज को लोन देता है, या वो क्या करता है वो रख देता है प्राइवेट सेक्टर को लोन देने के बाद। अभी चूंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं तो प्राइवेट सेक्टर को अभी लैंडिंग नहीं हो रही है, तो क्या कर रहा है ये बैंक, क्या कर रहे हैं बैंक ये कर रहे हैं कि जो बॉन्ड्स है ना, जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वहां पर अपना पैसा जो है ना वो पार्क कर रहे हैं, चूंकि वहां पर ये कंफर्म होता है कि भाई यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो हम यहाँ पर कर रहे हैं उसका फिक्स रिटर्न आएगा, और ये जो है ना वो सेव और सिक्योर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। तो अभी इन्वेस्टिंग कहाँ हो रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स के अंदर हो रही है जो फिक्स है, और इससे बैंकों को प्रॉफिट हो रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से। ये तो बहुत सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट है, तो इसी वजह से आप देखोगे कि इंडेक्स अगर हिलता है, इंडेक्स प्लस जाता है, तो मेनली पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, वो मेनली बैंकिंग सेक्टर कर रहा है, वो और दीगर सेक्टर नहीं कर रहे। आपको दिखेगा कि मार्केट इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो कौन ऊपर जा रहा है, आपको बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक देखेंगे कि वो स्टॉक बहुत तेजी के साथ नीचे से अपवर्ड की तरफ मूव किए हैं। मल्टीपल आप स्टॉक देख लो, आपको दिखेगा कि भाई जो मेन जो उठाने वाला है ना इंडेक्स को, तो वो मेनली बैंकिंग के स्टॉक्स हैं। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली एक तो बैंकिंग सेक्टर को बड़ा फायदा होता है, वो क्यों होता है हमने डिस्कस कर लिया, और जो कैश रिच कंपनीज हैं जिसमें आप ईएनपी सेक्टर ले लो, जो कैश आईटी के कुछ स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, जो कैश रिच कंपनीज हैं ना, वो बेसिकली अपना जो पैसा है ना वो पार्क कर देती है बैंक्स के अंदर, डिपॉजिट करा देती हैं। तो उन सेक्टर जिसमें ईएनपी आ गया, जिसमें आपका बैंकिंग आ गया, कुछ आईटी के सेक्टर आ गया, ये और फर्टिलाइजर का सेक्टर आ गया, जो जिनकी बहुत ज़्यादा बोरोइंग नहीं है, जिन्होंने लोन नहीं लिया हुआ, उन कंपनीज के अंदर आपको दिखेगा कुछ हिलजुल मचती, और वो बेसिकली इंडेक्स के जो है ना वो पॉइंट्स को बढ़ाते हैं। और इसी थर्ड पॉइंट के साथ ही मैं अब करंट मार्केट के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेता हूं। लास्ट जो वीकली वीडियो हमने बनाई थी कि भाई मार्केट कैसे लगती है, तो उसके अंदर कौन से लेवल्स पहले डिस्कस किए थे, थोड़ा सा वो देखते हैं। लास्ट आवर्स के अंदर जो बाइंग आई है सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और आवरली बेसिस पे जिस तरह मैंने कहा कि ये 200 के ऊपर सपोर्ट मार्केट बना रही है, तो वो एक जो है ना वो पुल बैक को जाहिर करती है, जो मिनिमम 46,000 और मैक्सिमम लगता है 47,000 के इन बिटवीन तक का अपना बनाएगा। बट
तो हमने लेवल डिस्कस किए थे लास्ट वीकली वीडियो के अंदर के लगता है कि मार्केट 46,000 मिनिमम लेवल तक जाएगी, पुल बैक मिलना चाहिए इंडेक्स को, और मैक्सिमम जो है वो 47,000 के अराउंड तक इंडेक्स जा सकता है। तो अब देखते हैं इस वीक के अंदर क्या हुआ। अगर ऑन अ वीकली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स ने तकरीबन कोई 700 प्लस पॉइंट किए हैं और एग्जैक्टली क्लोजिंग कहाँ आ रही है, यही 46,000 के लेवल के ऊपर, जो लास्ट वीकली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम 46,000 तक तो पुल बैक लगता है और मैक्सिमम लगता है कि 47,000 तक का भी पुल बैक आ सकता है। तो अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात की जाए नेक्स्ट वीक और उसे नेक्स्ट वीक के लिए, तो अभी भी वही सेम लेवल है अपवर्ड के लिए 47,000 और 47,200 के अराउंड का एक लेवल है जो मैक्सिमम इस पुल बैक की रैली बन सकती है। बनेगी नहीं बनेगी वो हम देखेंगे, बट जो अपवर्ड जो ऊपर का जो बैंड है ना वो 47,000 से 47,200 तक है। वहां पर अगर अपना प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग आपने की हो उसका प्रॉफिट को सिक्योर करना चाहिए। और डाउनवर्ड के लिए अगर वीकली बेसिस के ऊपर बात की जाए तो यही अभी जो रिसेंटली लो बनाया था 44,500 का राउंड में इंडेक्स ने, और जो मैक्सिमम जो लगता है वो 43,000 तक का 43,500 के अराउंड तक का मुमकिन है कि ये लेवल है। बट मुमकिन है कि पहले मार्केट 47,000 का टच करे और फिर जाकर इस बैंड के इन बिटवीन है। और अभी बेसिकली स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है। इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक काम होगा। ये यूं नहीं है जिस तरह भी मैंने डिस्कस किया है कि अगर बैंकिंग सेक्टर चलेगा तो हो सकता है इंडेक्स पॉइंट बढ़ा दे, लेकिन मुमकिन है कि आपके स्टॉक काम ना कर रहे हो, आपके स्टॉक जो है ना वो हिस्टोरिक हाई से भी जो है ना लो से भी नीचे जा रहे हो। आप मल्टीपल स्टॉक देख लो, आप मल्टीपल सेक्टर के मल्टीपल स्टॉक देखोगे तो जो इंडेक्स ऊपर जा रहा है लेकिन वो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं मिसालें दिखा रहा हूं, आप अब वीडियो को देखकर आप देख सकते हो मल्टीपल स्टॉक ऐसे हैं जो अपने लोस की तरफ हैं, वो हाईज की तरफ नहीं हैं। बहुत सारे स्टॉक आपको दिख जाएंगे, मल्टीपल स्टॉक आप देखो, सब आपको दिख रहा है कि वो नीचे है, वो इंडेक्स ऊपर है लेकिन स्टॉक जो है ना वो लेवल के नीचे है। तो मेनली अब क्या होगा, स्टॉक स्पेसिफिक पर्टिकुलर लेवल वाइज काम होगा। इसकी मिसाल आप देखो, इसकी मिसाल मैं आपको दिखाता हूं कि हमने अभी लास्ट वीकली जो है ना वो 31 अगस्त को मैंने कॉल दी थी साजियो की बाय की कि सपोर्ट 66 के ऊपर है। अभी करंट CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आप बाय कर लो और इसको फिर अभी होल्ड रखो। 31 अगस्त को साजियो कहाँ पे था वो देख लेते हैं। एग्जैक्टली आप देखो ये है 31 अगस्त एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के पास आया 65 के अराउंड में, यहाँ पर आया और उसके बाद क्या हुआ, धड़ 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 करके ये विद इन जो है ना वो 6 डेज, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 24-25% तक का इसके अंदर पुल बैक मिल गया। क्योंकि इस अब इंडेक्स ऊपर, अब ये देखो ये वाला दिन देख लो 7 सितंबर को ये अपर लॉक के पास है और इंडेक्स के अंदर क्या हो रहा है 7 सितंबर को ये रहा। 7 सितंबर इंडेक्स नेगेटिव 50 पॉइंट नेगेटिव बंद होता है, लेकिन साजू को क्या होता है जी, साजू को अपर लॉक लगता है। मेनली ये ऐसा लगता था कि यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा यहाँ से पुल बैक लाजमी इसे मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक होकर, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर काम कर सकते हो। पूरी मार्केट में अभी भी काम नहीं है, ओवरऑल काम नहीं है। बैंकिंग सेक्टर ज़रूर एक जो है ना वो आप इंडेक्स को सपोर्ट दे सकता है, तो जिसकी वजह से मुमकिन है कि इंडेक्स अपने ऊपर के जो लेवल है 47,000 के अराउंड तक के वो लेवल अचीव कर ले। लेकिन ओवरऑल पूरी मार्केट के अंदर काम अभी लगता नहीं है कि फ़िलहाल किया जाए। सो अगेन हमारा स्टैंस क्या है, स्टैंस सेम वही है जो अभी चला हुआ आ रहा है। आपको याद है ना एग्जैक्टली 49,000 पे एग्जिट की कॉल थी, 49,200 प्रिसाइसली, और वहीं से ही अभी आप देख रहे हो कि इंडेक्स जो है वो 46,000 के अराउंड में है। तो वहाँ से जो हमने एग्जिट किया था, अभी चैनल बनने दें, जब चैनल कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस से एंट्री कर ली जाएगी। स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग बिल्कुल की जा सकती है। हाँ, कुछ स्टॉक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट वाले लेवल के ऊपर आए हुए हैं जहां पर आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए है हालात की बेहतरी के बाद। बट अभी फिलहाल जो है वो काम इंडेक्स के अंदर और ओवरऑल मार्केट के अंदर साइड लाइन रहना ही ज़्यादा बेहतर है। जो दोस्त व्हाट्सअप हमारे डिस्कशन ग्रुप जनरल ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो लिंक मौजूद है, शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।